इन दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है चोल वंश का सबसे महान राजा कौन माना जाता है। चोल वंश का सबसे महान राजा कौन माना जाता है, ये आपसे पूछा है। जिस किसी भी प्रश्न का राइट आंसर पता है वीडियो को पॉज करिए, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, राजराज चोल प्रथम जो है चोल वंश का सबसे महान राजा था। राजराज चोल जिसका कार पीरियड था 985 से 1014 ईस्वी को चोल वंश का सबसे महान शासक माना जाता है। इन्होंने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। या पूछ लेते हैं आपसे कि तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर जो है वह किसने बनवाया था। तो चोल वंश का शासक राजराज चोल प्रथम ने बनवाया था। इन्होंने श्रीलंका और मालदीव तक विजय प्राप्त की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है लाल बलुआ पत्थर से निर्मित निम्नलिखित में से कौन सी ऐतिहासिक इमारत है। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक इमारत है, ये आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। आपसे सीधे सीधे एग्जाम में पूछ सकता है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। तो हुमायूं का मकबरा जो है वह दिल्ली में स्थित है। यह लाल बलुआ पत्थर से बना है। इसे हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था और यह मुगल स्थापत्य का पहला उदाहरण है। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ये आपसे पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड में। फूलों की घाटी जो स्थित है वह उत्तराखंड में स्थित है। फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। यह एक सुंदर राष्ट्रीय उद्यान यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है। यहाँ 500 से अधिक किस्मों के फूल पाए जाते हैं। बार बार चर्चा हो रही यूनेस्को की, चलिए यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। यूनेस्को जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना हुई थी यूनेस्को की वह हुई थी 16 नवंबर 1945 को। 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर भी पूछ सकता है आपसे। तो हेडक्वार्टर जो इसका है वह पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है। उज्ज्वला योजना जो है वह किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, स्वच्छ ईंधन से। उज्ज्वला योजना जो है वह स्वच्छ ईंधन से संबंधित है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो 1 मई 2016 से हुई थी। कब हुई थी, तो 1 मई 2016 से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य गरीबी परिवार को मुफ्त गैस कनेक्शन देना था या महिलाओं को धुएं से मुक्त रसोई उपलब्ध कराने का प्रयास था। चलिए प्रधानमंत्री से कुछ प्रमुख योजनाएं जान लेते हैं। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना जो कि वित्तीय समावेशन के लिए था, इसकी शुरुआत जो हुई 28 अगस्त 2014 से हुई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अभी हम लोग पढ़े हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्या है तो सभी को पक्का घर, 2 संस्करण शहरी और ग्रामीण। प्रारंभ हुआ था इसका 2015 में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों की फसल बीमा सुरक्षा के लिए, इसकी शुरुआत हुई थी 2016 से। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसानों को 6000 वार्षिक सहायता, प्रारंभ 2019 से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 213 के तहत। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल जब विधानसभा सत्र में ना हो तो अध्यादेश जारी कर सकता है। यह शक्ति केंद्र में राष्ट्रपति के अनुच्छेद 123 के समान है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कौन सी नदी भारत और बांग्लादेश के बीच जल विवाद का कारण रही है। कौन सी नदी भारत और बांग्लादेश के बीच जल विवाद का कारण रही है, ये आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तीस्ता नदी। तीस्ता नदी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तीस्ता नदी जल बंटवारे को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच वर्षों से विवाद चल रहा है। यह सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है और बांग्लादेश में प्रवेश करती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। योजना आयोग को किस वर्ष समाप्त किया गया। योजना आयोग को किस वर्ष समाप्त किया गया, यह आपसे इसमें पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, 2015 में। 2015 में योजना आयोग को समाप्त की गई। बात करें योजना आयोग की, तो योजना आयोग जिसकी स्थापना हुई थी कब हुई थी, 1950 में। 1950 में इसकी स्थापना हुई थी और 1 जनवरी 2015 को समाप्त कर नीति आयोग का गठन किया गया।
चलिए योजना आयोग से कुछ महत्वपूर्ण जान लेते हैं। तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को। योजना स्थापना किसके द्वारा हुई? तो भारत सरकार के कैबिनेट प्रस्ताव द्वारा, संविधान में उल्लिखित नहीं है। या योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और योजना आयोग के जो पहले उपाध्यक्ष थे वो गुलजारी लाल नंदा थे। यह आप पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। योजना आयोग का जो उद्देश्य था वह पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण और संसाधनों का उचित आवंटन था। इसका जो हेडक्वार्टर था वह नई दिल्ली में था। योजना आयोग के जगह पर अब नीति आयोग आ गया है। तो नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। नीति आयोग की स्थापना हुई 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का पूरा नाम जान लीजिए। तो नीति आयोग का जो पूरा नाम है वह नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की संस्था का स्थापन है तो हम लोग जानते हैं योजना आयोग का। नीति आयोग की जो प्रकृति कैसी है? तो ना ही संवैधानिक है, ना ही वैधानिक है, या कार्यकारी निकाय है। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनगड़िया थे। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो पदेन प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है नालंदा विश्वविद्यालय किस शासक के काल में नष्ट हुआ था? नालंदा विश्वविद्यालय जो है किस शासक के काल में नष्ट हुआ था, ये आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बख्तियार खिलजी के समय। बख्तियार खिलजी ने 1193 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। यह भारत का एक प्रमुख बौद्ध शिक्षा केंद्र था। यह गुप्त काल में स्थापित हुआ और कई शताब्दियों तक प्रसिद्ध रहा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत में काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? भारत में काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर बता दीजिए। तो भारत में काली मिट्टी को जो अन्य नाम है वह रेगूर मिट्टी है। रेगूर मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी कहते हैं। यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। में कैल्शियम, पोटास और मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में होता है। और कपास की खेती में जो हमारा अग्रणी राज्य है वह गुजरात है, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष प्रभावी हुआ था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष प्रभावी हुआ था, ये आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा, चलिए राइट आंसर बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1986 में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए लाया गया था। इसे 2019 में संशोधित कर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लागू किया गया। इसमें ई कॉमर्स, उत्पाद उत्तरदायित्व और उपभोक्ता आयोग शामिल है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, ये आपसे पूछा। चलिए राइट आंसर बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, MS सुब्बुलक्ष्मी है। MS सुब्बुलक्ष्मी कर्नाटक संगीत की महान गायिका 1998 में भारत रत्न पाने वाली पहली संगीतज्ञ बनी। वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की चुकी हैं। बात यह हुई भारत रत्न की, तो चलिए भारत रत्न से कुछ महत्वपूर्ण जान लेते हैं। भारत रत्न की स्थापना कब हुई आपसे पूछ सकता है। तो भारत रत्न की स्थापना जो हुई 1954 में हुई। भारत रत्न किस प्रकार का पुरस्कार है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत रत्न किसे दिया जाता है? तो भारत रत्न कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेलों में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। भारत रत्न पुरस्कार देने की घोषणा कौन करता है? तो भारत रत्न पुरस्कार देने की घोषणा जो करते हैं भारत के राष्ट्रपति करते हैं। भारत रत्न की सिफारिश कौन कर सकता है? तो केवल प्रधानमंत्री के द्वारा होता है। भारत रत्न की संख्या प्रतिवर्ष सीमित है। हाँ, अधिकतम 3 व्यक्तियों को प्रतिवर्ष दिया जा सकता है। भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और CB रमन, जिन्हें 1954 में मिला। मर्डर उपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो मर्डर उपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति जो थे वह लाल बहादुर शास्त्री थे। एक और क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले गैर भारतीय नागरिक कौन थे? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान थे, जिन्हें 1987 में मिला। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी थी, जिन्हें 1971 में मिला। और भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी जो थे वह सचिन तेंदुलकर थे, जिन्हें 2014 मिला। तो भारत रत्न संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं वह सब बता दिया गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहां है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहां है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जेनेवा में है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो मौसम, जलवायु और जल संसाधनों पर काम करती है। इसका मुख्यालय जो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, भारत इसका सदस्य है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति करते हैं।
अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, परंतु यह राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। चलिए राज्यपाल से महत्वपूर्ण जान लेते हैं। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल का कार्यकाल क्या होता है? 5 वर्ष होता है, लेकिन राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर रह सकता है। राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए वह 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल की अर्हता क्या होता है? तो राज्यपाल के अर्हता के लिए वह भारत का नागरिक हो और राज्य की विधानसभा का सदस्य बनने योग्य हो। राज्यपाल की शपथ कौन दिलाता है? यह भी पूछ सकता है एग्जाम में, तो संबंधित राज्य का मुख्य न्यायाधीश दिला सकता है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, ये आपसे पूछा है। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले गवर्नर जनरल बने लॉर्ड माउंटबेटन। बाद में राजगोपालचारी पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल बने। यह पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत में पहली बार सिविल सेवा परीक्षा कब आयोजित हुई थी? भारत में पहली बार सिविल सेवा परीक्षा कब आयोजित हुई थी, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1853 में। 1853 में भारत में भारतीय सिविल सेवा आईसीएस की परीक्षा की शुरुआत हुई थी। परीक्षा में प्रारंभ में परीक्षा लंदन में होती थी, बाद में भारत में भी आयोजित की जाने लगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है डिजिटल इंडिया मिशन का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? डिजिटल इंडिया मिशन का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था, यह आपसे पूछा है। तो डिजिटल इंडिया मिशन का जो शुभारंभ हुआ था 1 जुलाई 2015 को हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2015। 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत की गई थी। भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाना इसका उद्देश्य था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और भारत को एकजुट करने के कारण लौह पुरुष कहा जाता है। उन्होंने 562 रियासतों को भारत में विलय करवाया। चलिए कुछ महापुरुष उनके उपनाम जान लेते हैं। तो महात्मा गांधी जिन्हें राष्ट्रपिता और बापू के नाम से जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस जिन्हें नेताजी के नाम से जानते हैं। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य और भारतीय क्रांति के जनक के रूप में जानते हैं। भगत सिंह जिन्हें शहीद ए आजम के नाम से जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता के नाम से जानते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के साथ साथ भारत का बिस्मार्क के रूप में भी जानते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन भारत के लोकप्रिय राष्ट्रपति के रूप में जानते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी NH44। NH44 जो है वह भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है। NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो श्रीनगर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक जाता है। इसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी सिनेमा के क्षेत्र में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो दिया जाता है वह सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान में से एक है। इसकी शुरुआत कब से हुई? तो इसकी शुरुआत जो है 1969 से हुई और यह पुरस्कार जीवन भर की उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। पहला पुरस्कार जो मिला वह देविका रानी को मिला। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है विश्व पृथ्वी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन में दिया अप्रैल, तो चलिए अप्रैल माह के महत्वपूर्ण दिवसों को जान लेते हैं। 2 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ WHO की स्थापना की स्मृति में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की स्मृति में। 10 अप्रैल को होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है, डॉक्टर हेनी मैन की जयंती पर मनाया जाता है। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाया जाता है और भारत में समानता दिवस भी मनाया जाता है इसी दिन इनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस मनाया जाता है। तो 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। तो ये रहे प्रमुख अप्रैल माह के दिवस। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा लागू किया गया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वह किसके द्वारा लागू किया गया था, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड रिटन के द्वारा।
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 लॉर्ड लिटन द्वारा लागू किया गया था। इसका उद्देश्य था भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों की ब्रिटिश विरोधी सामग्री को दबाना। इसका तीव्र विरोध हुआ और अंततः 1882 में लॉर्ड रिपन ने इसे रद्द कर दिया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। बाकी नीति आयोग के बारे में हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा भारत के संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। भारत के संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, 19 से 22 में। अनुच्छेद 1922 में स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत आता है। इसमें वाक, अभिव्यक्ति, यात्रा, सभा, संघ आदि की स्वतंत्रता शामिल है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा धौलागिरी पर्वत किस देश में स्थित है। धौलागिरी पर्वत जो है वह किस देश में स्थित है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, नेपाल। नेपाल में स्थित है धौलागिरी पर्वत। धौलागिरी हिमालय की एक प्रमुख चोटी है जो नेपाल में स्थित है। यह दुनिया की 7वीं सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 8167 मीटर। आपसे पूछ लेता है कि विश्व में सबसे ऊंची चोटी किसकी है, तो विश्व में सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट की है जिसकी ऊंचाई 8849 मीटर है और इसे नेपाल में सागरमाथा के नाम से जानते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा हर घर जल योजना किस मंत्रालय के अधीन है। हर घर जल योजना किस मंत्रालय के अधीन है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, जल शक्ति मंत्रालय के अधीन है। हर घर जल योजना जल जीवन मिशन के अंतर्गत आती है। उद्देश्य जो है प्रत्येक ग्रामीण घर तक नल द्वारा जल की आपूर्ति, यह 2019 में शुरू की गई थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कौन सी नदी भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है संपूर्ण प्रवाह के आधार पर। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन है, गंगा नदी को संपूर्ण प्रवाह के आधार पर भारत की सबसे लंबी नदी मानते हैं। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, लगभग 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है जो बहती है, गंगोत्री से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। भारत के 5 राज्यों में से होकर बहती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा ICMR का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ICMR का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यह आपसे पूछा है। ICMR जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारत की प्रमुख चिकित्सा अनुसंधान संस्था है। इसका जो हेडक्वार्टर है वह नई दिल्ली में है, या इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल पहला भारतीय स्थल कौन सा था। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल पहला भारतीय स्थल कौन सा था, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो, चलिए राइट आंसर बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजंता एलोरा की गुफाएं। 1983 में अजंता और एलोरा गुफाएं भारत के पहले स्थल बने जिन्हें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। यह गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है और बौद्ध, जैन, हिंदू धर्म से जुड़ी हुई हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है, यह आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, भूमि सुधार कानूनों की सुरक्षा के लिए। 9वीं अनुसूची को 1951 में पहले संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। इसका उद्देश्य था भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है आपसे। आज का अंतिम क्वेश्चन है केदारनाथ मंदिर किस शैली में निर्मित है। केदारनाथ मंदिर जो है वह किस शैली में निर्मित है, यह आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागर शैली में निर्मित है केदारनाथ मंदिर। केदारनाथ मंदिर को नागर शैली में निर्मित माना जाता है। यह पत्थरों से बना हुआ एक भव्य शैव मंदिर है जो हिमालय में स्थित है। इसका निर्माण संभवतः आदि शंकराचार्य द्वारा 8वीं सदी में किया गया था। तो ये रहे टॉप 30 जीके जीएस के प्रश्न। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी शुरुआत कब हुई, सबसे पहले किसे मिला। इन सभी प्रश्नों का राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।